तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक में जो शिक्षा है इसमें काफ़ी सुधार होना चाहिए। आपका इसमें मेन कारण क्या है यहाँ से जाने का? क्या यहाँ पढ़ाई और मेडिकल दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है या सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है, आपसे हम जानना चाहेंगे। 233 तो काफ़ी अच्छा होता है। बिहार से हमारे बच्चे आते पढ़ने, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते, तो उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें कमी काफ़ी है एजुकेशन। 10,000 से लेकर 20,000। अभी हमारे साथ शिवांशु भाई हैं जो कि सिविल से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पॉलिटेक्निक बिजनौर में। तो जैसे कि हम लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा है। तो इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों का जवाब जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो बैठे हैं ये ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इनसे जो नॉलेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा बाकी के वीडियो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पॉलिटेक्निक के बारे में इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? जी, बनारस। बनारस। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक जैसे देखिए, पॉली का मतलब होता है विभिन्न और टेक्निक का मतलब होता है तरीके। तो विभिन्न तरीकों से जो कोर्सेस होते हैं उसमें करने के तो होता है पॉलिटेक्निक। तो जिसके अंदर आते हैं जैसे हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, कल्चरल प्रोग्रामिंग, ये सब होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसको पॉलिटेक्निक के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? पहला तो क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए कि 10th पास हो आप। जो 10th पास पर होता है वो डिप्लोमा जो 3 साल का होता है। और अगर आप 12th पास से जाते हैं ग्रुप के से, तो आपका जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है। और आपका जो 10th में होना चाहिए तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस मिनिमम 35% होना चाहिए। तो जैसे कि आप जब पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरे थे तो तैयारी वगैरह कहाँ से किए थे, कैसे किए थे? जी, तैयारी तो उतनी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने जो फॉर्म भरा था वो 12th से भरा था। और ये जो पेपर का लेवल होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो 10th का लेवल का होता है। और तो मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने जाकर मतलब एक रात पढ़ा था, जाकर एग्ज़ाम दे दिया। रैंक कितना आया था आपका? जी, मेरा रैंक 233 था। 233 तो काफ़ी अच्छा होता है। 40,000 50,000 फॉर्म गिरते, इससे ज़्यादा ही गिरते हैं, सीट रहते 40,000, लगभग 3 लाख फॉर्म होते हैं। लगभग 3 लाख। और 3 लाख में बहुत अच्छा मायने रखता है रैंक में। तो टॉप कॉलेज में क्यों नहीं आपका एडमिशन हुआ? वो मेरी गलती है, काउंसलिंग के समय गलती हो गई थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा है कि एडमिशन कैसे होता है पॉलिटेक्निक में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेई का एंट्रेंस फॉर्म आता है, उसको भरना होता है। उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट सॉरी चेयरमैन सर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी जो जो फॉर्म मांगेगा वो रिक्वायरमेंट्स आप भर दीजिए। उसके बाद आपका जो जेई कप है वो एक बोर्ड है। तो आपका जो पेपर कराएगा तो आपको एडमिट कार्ड भेजेगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का जिसमें 50 मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, 25 केमिस्ट्री के और 25 फिजिक्स के। आपको आप जैसे एग्ज़ाम दें, सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं ये सब। तो एग्ज़ाम के बाद आपका होगा काउंसलिंग। आप एग्ज़ाम के समय भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं काउंसलिंग। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम के पहले ही कर लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम होता है कि मतलब कॉलेज चूज़ करने के कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। और एग्ज़ाम के बाद भी कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ये होता है फ़ायदा कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि नंबर कितना है। उसके बेस पर आप कौन से, जैसे अगर आपको टॉप कॉलेज की बात किया तो लखनऊ है, कानपुर है। तो अगर आपका नंबर अच्छा आने वाला तो आप उसको टॉप पर रख सकते हैं, इसीलिए जरूरी होता है। अच्छा, ये जैसे कि आपने एक ही बार में पूरा बता दिया कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, क्या होता है, उसके बाद फीस कैसे दिया जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन किस लेवल का आता है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसको लेकर के। नहीं, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हार्ड बहुत नहीं होता है। मिनिमम मतलब अगर देखा जाए तो भाई पेपर इतना आसान भी होता भी नहीं है, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी होता है, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप एग्ज़ाम दिए उसके बाद यहाँ आए, एडमिशन हुआ, तो अंदर के जो कॉलेज की पढ़ाई होता है ये भी स्टूडेंट का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि सोचते हैं कि जाएंगे तो कुछ अच्छा ही पढ़ाई होगा, प्रैक्टिकल करने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो क्या यहाँ पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है या फिर नहीं होती है, कैसा क्या है? देखिए जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, अब टॉप कॉलेज का पता नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर में हम पढ़ते हैं अभी, तो उसमें तो हम कहेंगे प्रैक्टिकल और पढ़ाई ना के बराबर, मतलब ना के बराबर नहीं, अच्छी खासी बहुत बहुत बेकार होती है, लगभग ना के बराबर। तो मतलब जैसे कि पढ़ाई आपने कहा ना के बराबर होता है, तो फिर आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, पास कैसे होता है? बैग तो काफ़ी लगता होगा बच्चों को, जब पढ़ाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऑनलाइन कितना कोई पढ़ेगा? ऑनलाइन तो लोग मूवी देखने में लग जाते हैं, रील देखने में लग जाते हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो डिस्टर्ब होता होगा, तो फिर वो मैनेज कैसे करते हैं और क्या आपकी बैग लगी?
जी नहीं, मेरी बैक तो नहीं लगी, लेकिन हाँ मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनकी बैक्स लगी हैं। जैसे मेरे ब्रांच में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें लगभग 60+ बच्चे थे, और उनके लगभग की 35 अबाउट बैक्स लगी हैं, मतलब 35 बच्चों की बैक लगी हैं अभी। और लगभग की 2 सब्जेक्ट में नहीं, कोई किसी के 4 सब्जेक्ट में लगा है, किसी का 3 सब्जेक्ट में लगा है, ऐसे होती है। और बैक क्लियर करने के लिए सबसे पहले पढ़ाई तो होती नहीं है, तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कॉलेज 10th पास पर अगर लड़का आता है या लड़की आती है, तो उसको जो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में जो मैथ और केमिस्ट्री का सामना करना पड़ता है, तो उस लेवल का नहीं होता। तो उसको तो अपने से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेजेस में होते हैं उतना टीचर ध्यान नहीं देते। अच्छा, एक और अहम क्वेश्चन रहता है काफ़ी बच्चों के मन में, शुरू से ही परेशान रहते हैं कि जैसे हम जाएंगे कॉलेज में पढ़ने तो उसमें इंग्लिश में पढ़ाई होगा कि हिंदी में पढ़ाई होगा। अब एक टीचर दोनों लैंग्वेज को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। अगर टीचर को केवल इंग्लिश में पढ़ाने की है तो इंग्लिश में पढ़ाएगा, तो बाकी हिंदी के पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब होता है, और जो हिंदी में टीचर पढ़ा रहे थे इंग्लिश वाले को डिस्टर्ब होता है। इसको लेकर के आप लोग क्या देखें कॉलेज में, कुछ बताइए। जैसे देखिए कुछ टीचर्स होते हैं जो प्योर हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि हम सीबीएसई से हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ टीचर्स होंगे जो दोनों में आपको समझाएंगे, और कुछ टीचर्स होंगे बस इंग्लिश में समझाएंगे, हिंदी में नहीं समझाते। लेकिन अगर आप मान लीजिए सीबीएसई से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम या सर कि मतलब आप हमें उस लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो अलग बात है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और है कि फीस जो है कितना लगता है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्राइवेट से तो पता है कि 2 लाख 2.5 लाख लग ही जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कितना लगता है फीस? जी गवर्नमेंट से बोला जाता है 11,300 मेरा तो सबमिट हुआ था। एट द जब आप काउंसलिंग करने, जब आपका रिजल्ट आता है उसके थोड़े दिन बाद सीट अलॉटमेंट आता है, तो सीट अलॉटमेंट में आपको 3200 रुपये जमा करना होता है, जिसमें से 3,000 की फ़ीस होती है और 200 सीट का चार्ज होता है। और फिर उसके बाद 7300 रुपया, आई थिंक हाँ 7300 रुपया जमा करना होता है। और कॉलेज पर आकर आपको 936 रुपया आपको फिर जमा करना होता है उसमें इंश्योरेंस पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के मन में रहता है, जैसे कि बिहार से हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं, बनारस से आ गए, गोरखपुर से आए, देवरिया से आ गए, उधर सिवान छपरा उधर की साइड से जो बच्चे आते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि हम इतने दूर से आएंगे तो यहाँ रूम कैसे मिलेगा, या फिर हमको हॉस्टल मिलेगा नहीं। तो हॉस्टल कैसे मिलता है, किनको मिलता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। आप हॉस्टल में पहले रहे कि नहीं ये बताइए, उसके बाद ये बताइए। जी जब मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पर, तो मैंने हॉस्टल की ऑब्वियसली मैं बनारस से हूँ, यहाँ से लगभग 900-950 किलोमीटर दूर है। तो मैंने हॉस्टल मतलब का फॉर्म भरा था, मुझे हॉस्टल मिला भी। आपकी जो हॉस्टल होती है, तो अगर आपका जो घर है वो 100 किलोमीटर के मतलब रेंज में है, मतलब 100 किलोमीटर से पार हो गया, अबाउट 100 किलोमीटर होता है, तो आपको लगभग हॉस्टल मिलने के बहुत चांसेस होते हैं कि मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए सीट भर गया तो अलग बात है। तो जो आपका हॉस्टल होता है, वो हॉस्टल की फ़ीस होती है 1 साल की 2300 रुपया, 2300। मतलब 23 में पूरे रूम की किराया 1 साल का? जी बिल्कुल, 1 साल का जो रूम का किराया होता है वो हॉस्टल की फ़ीस 2300 रुपया होती है। मंथली आपके जो होते हैं, जैसे हमारे हॉस्टल में लगता था 2700 रुपया पर मंथ खाने का। किसी हॉस्टल में 2500 लगते हैं, किसी हॉस्टल में और कम लगते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ होता होगा। अच्छा, जैसे कि आप सिविल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिविल तो आप कुछ सोच के लिए होंगे, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर पहले से भी आपको नॉलेज होगा, सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बेस्ट ब्रांच देखा जाए हमारे हिसाब से तो मैकेनिकल हो है। तो जब मैकेनिकल बेस्ट है तो आप सिविल से क्यों किए पॉलिटेक्निक? अगेन वो मेरी गलती थी काउंसलिंग के समय। अच्छा, मतलब कि पहले से विचार नहीं था कि हमको सिविल करना है, मैकेनिकल करना है, जैसे तैसे जो भी डाल दिए कर लिए। तो क्या आगे तक पढ़ाई करना है कि अब सिविल से मन नहीं लग रहा होगा तो छोड़ के तो नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हम देख रहे हैं कि छोड़ के चले जाते हैं बीच से ही। आपका तो कुछ ऐसा ख्याल नहीं ना है? जी मेरा भी यही ख्याल बन रहा है। अभी जो आज मंजीत भाई के साथ ब्रॉडकास्ट में बैठे हैं, उसके बाद लगभग 10 दिन बाद मैं वापस घर पे अपने चले जाऊंगा। क्योंकि रीज़न इसके हो सकता है कि मैं, अगर रीज़न बताया जाए, अगर मेरे हिसाब से अगर देखा तो मेन रीज़न है यहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई और जो आपके यहाँ का पढ़ाई का लेवल होगा। क्योंकि देखिए आप कोई एक बंदा पढ़ता है, अगर कॉलेज जा रहा है, उसको क्लास रेगुलर मिलती हैं, तो उसका पढ़ने का मन भी करेगा। अब यहाँ पर जाने पर आपको दिन भर एक क्लास मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो पढ़ने का मन नहीं करता ना वो इसके हिसाब से।
अच्छा, एक चीज़ होता है, जैसे कोई आदमी कहीं से जॉब से भागता है या फिर पढ़ाई से भागता है, तो 2 ही कारण होते हैं। एक कारण होते हैं अपने, मतलब अपनी गलती होता है, उसको परचेज़ नहीं कर पाता है, उसको फ़ॉलो नहीं कर पाता है रूल को या फिर उस जॉब को, तो भाग जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जॉब करने वाले की तरफ से, पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज की तरफ से काफ़ी गलतियाँ होती है। तो आपका इसमें मेन कारण क्या है यहाँ से जाने का? क्योंकि जा रहे हैं आप तो कुछ ज़्यादा ही आपको पता होगा कि जाने वाले व्यक्ति को तो कुछ ज़रूर कारण होगा। जी, अगर मेरा कारण पूछा जाए तो कॉलेज से है, क्योंकि कॉलेज से देखा जाए तो मेरी पर्सनल भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो कॉलेज का है मेरा फंडा। कॉलेज में ये बात है कि रेगुलर जैसे जैसे हम लोग की सेकेंड सेमेस्टर में अभी थे हम, तो उसमें पढ़ा जाता है, एक सब्जेक्ट है कैड। तो इस कॉलेज में अभी कैड की जो प्रैक्टिकल है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो उस लेवल की जो पढ़ाई होती है, जिसको आप बोलते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग अगर कर ले तो डिप्लोमा आप सिविल इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका, ये बात होती है इसमें। अच्छा, आप बहुत हिम्मत करके इस कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं। काफ़ी बच्चे तो डरते हैं बोलने के लिए, इस कॉलेज में ये कमी है, क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बट आपने इतना कुछ बता दिया कि कॉलेज में ऐसे कमी है, यो कमी है। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, 147 कॉलेज गवर्नमेंट, उन सभी कॉलेज के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें कमी काफ़ी है एजुकेशन के मामले में। अरे 2-4 अगर सही हैं, तो 2-4 से क्या होगा? 147 कॉलेज मायने रखता है। यहाँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में बच्चे प्रति ईयर एडमिशन लेते हैं और एवरी ईयर निकल के भी जाते हैं। तो अगर एजुकेशन सही नहीं दिया जाएगा, तो जो इंजीनियर निकल के जाएँगे, वो किस आधार पे बढ़िया इंजीनियर बनेंगे? कहीं न कहीं उनको फिर से कहीं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा या फिर बीटेक करना पड़ेगा। तो बीटेक भी करने जाएँगे, तो कहीं पिछले नॉलेज सही ना हो, तो उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक में जो शिक्षा है, इसमें काफ़ी सुधार होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम बीटीयूपी लेता है, आप जानते ही होंगे। और बीटीयूपी का जो पैटर्न एग्ज़ाम लेने का, एग्ज़ाम तो मान लीजिए हो गया, जब कॉपी चेक होती है, रिज़ल्ट आता है, जैसे कि मेरा आया था रिज़ल्ट, तो मैं अपने रिज़ल्ट को देखकर खुद मैं शॉक में हो गया कि मतलब ऐसा कैसा रिज़ल्ट आ गया, मुझे पता नहीं। क्योंकि देखिए, अगर बीटीयूपी की बात करें तो रिज़ल्ट और कॉपी बहुत गलत, मतलब घटिया तरीके से चेक होती मतलब है। कि फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसको लोग ज़्यादातर बैक सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। जी, फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपको बोला जाए, दूसरा सेमेस्टर तो बैक सेमेस्टर। क्योंकि देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पास कर लेते हैं, तो लगभग आपके क्या चांसेस होते हैं कि बैक कम लगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने मैथ्स के एग्ज़ाम दिया था, तो मैथ्स में मैंने लगभग 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 मार्क्स में से मैंने 48 मार्क्स अटेम्प्ट किया, 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये कंफर्म था कि मेरा 46 आ जाएगा। अच्छा, चलिए अच्छा है, मैथ का आपका स्ट्रांग होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ओवरऑल हम लोग पूरे टॉपिक पे लगभग बात कर लिए हैं, बाकी जो बाकी होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम लास्ट में एक चीज़ कहना चाहते हैं, पूरे पॉलिटेक्निक को मिलाया जाए, एक मतलब आदमी के ख्याल आता है। तो जो बच्चे जैसे 8th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं या फिर 10th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए किस नज़रिए से पॉलिटेक्निक देखना चाहिए? जैसे आप भी कभी होंगे और इस समय दोनों में काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि उस समय आपके मन में पॉलिटेक्निक के लिए कुछ भी ख्याल नहीं आता होगा, या फिर जब पॉलिटेक्निक का नाम सुने होंगे तो दिमाग में ये आता होगा कि पॉलिटेक्निक है क्या? जैसे कि पहले हम लोग बात किए थे, पहले वीडियो की शुरुआत में, उसी बात को हम दोहरा करके पूरे खुल के चाहते हैं आपसे पूछना। तो जो पॉलिटेक्निक इस समय आप हैं इसमें उपस्थित, इस समय और उस समय दोनों में क्या अंतर है? और मेन मेरा मुद्दा है कि पॉलिटेक्निक का किस नज़रिए से लोग देखते हैं और क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटेक्निक अगर देखा जाए तो 10th के बाद, 12th के बाद तो आई थिंक नहीं करनी चाहिए, मुझे भी लगता है 12th के बाद नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि 12th के बाद आपका वो जो लेवल होता है वो पॉलिटेक्निक प्रोवाइड नहीं कर पाता मेरे हिसाब से। और 10th के बाद अगर आप लेते हैं पॉलिटेक्निक, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जैसे कि मंजीत भाई ने पूछा कि मतलब मेरा उस समय का जो क्या था, नज़रिया क्या था, इस समय क्या नज़रिया, तो मैंने जो जब एडमिशन लिया था, मैंने जब फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैंने पॉलिटेक्निक के नाम से, मैं इसे डिप्लोमा के नाम से मैं जानता था, और मैं डिप्लोमा के नाम से ही इसको फॉर्म भरा था, क्योंकि भाई डिप्लोमा, मैंने सुना था कि डिप्लोमा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मैंने इसी फॉर्म भरा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि कुछ सही नहीं है। सही नहीं। अच्छा, हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मीडियम वर्ग के भी होते हैं। जो अमीर होते हैं, अगर उनके बच्चा बाय द वे पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो भाई तो आगे तक जाएगा, पॉलिटेक्निक करेगा, बीटेक करेगा, एमटेक करेगा, बहुत आगे तक पढ़ेगा। लेकिन जो मध्यम वर्ग के होते हैं और गरीब वर्ग के होते हैं, इनका तकरीबन यही फंडा रहता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब करेंगे। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब जो लगती है वो कितने हज़ार पे लगती है, क्या सैलरी रहता है, कितना डिमांड रहता है मार्केट में?
देखिए, अगर पॉलिटेक्निक की अगर आप पास आउट होकर अगर आप जॉब करते हैं तो मेरे हिसाब से, और मैंने जो मेरे सीनियर से वो बताए हैं, तो आपकी जो 10,000 से लेकर 20,000 आपकी हो सकती है सैलरी में भी हो, स्टार्टिंग हो, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, काफ़ी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किए, और बाकी जो आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ भी हमको जानना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में हम लोग अलग से बता देंगे। और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवांशु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे साथ जुड़ करके काफ़ी बातें किए। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, और आपको इनकलाब जिंदाबाद। हम